लाचार बेटी की दो सौतेली माँ। नागपुर गांव में एक शराबी जिसका नाम रमेश था, वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रमेश हमेशा शराब के नशे में घर आकर अपनी पत्नी को मारा करता था। फिर भी उसकी पत्नी उसे कुछ नहीं कहती थी और उसे प्यार से खाना लाकर दिया करती थी। बेचारी चुपचाप ये सब कुछ सह रही थी। एक दिन जब रमेश जुआ खेलने जाता है तो वो हार जाता है, जिस कारण गुस्से में आकर वो अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता है। तब उसकी पत्नी शीला उससे कहती है, हे भगवान, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमेशा मुझ पर हाथ उठाते हो, मेरी क्या गलती है? तुम इतनी शराब क्यों पीते हो और जुआ क्यों खेलते हो? तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे सिखाएगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इससे तुझे क्या? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द होता है। आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे हमेशा मारते रहते हो? देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नालायक औरत, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। मुझसे जुबान लड़ाती है। बेचारी शीला अपनी जान बचाते हुए अपनी बेटी के पास भाग कर आती है, जहाँ उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ, पिताजी तुम्हें क्यों मारते हैं? मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी पिताजी बाहर से आते हैं तो वो तुम्हें बहुत मारते हैं। बेटा, क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब भी तुम्हारे पिताजी जुआ खेल कर आते हैं तो मुझे मारने लगते हैं। हमारी गरीबी भी दूर नहीं हो रही है। मैं क्या ही करूं बेटा? कोई बात नहीं माँ, हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम परेशान क्यों होती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, बस तुम सब्र रखो, आज नहीं तो कल पिताजी भी सही हो जाएंगे। इतना कहते ही उसके पिता रमेश अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं और उसकी बेटी उनके पास जाती है। फिर रमेश चिल्लाकर उससे कहता है, अरे नालायक, अब तू अपनी माँ को सिखाएगी? इधर आ, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। आखिर मैंने आपका क्या किया है जो आप मुझे मार रहे हो? माँ, बचाओ, बचाओ माँ। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। रमेश जैसे ही उस पर हाथ उठाता है, वैसे ही शीला उसके सामने आ जाती है। अपनी बेटी को वो बचा लेती है, पर रमेश शीला को जोरदार धक्का देता है, जिसके कारण शीला जाकर पलंग से टकरा जाती है और उसके सर में चोट लगने के कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। माँ, माँ, उठो, उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, ये कैसी किस्मत लिखी है हमारी। उठो माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती माँ, मैं अकेले हो जाऊंगी। बेचारी पिंकी अपनी माँ की मौत देखकर बहुत रोती है। पिंकी अपने आप को संभाल नहीं पाती। रमेश के पास जुआ खेलकर कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे वो अपनी बेटी को संभालने के लिए दूसरी शादी कर लेता है और वो सौतेली माँ पिंकी पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे पिंकी, तुझे दिखाई नहीं देता यहाँ कितने सारे काम है? सारा काम छोड़कर खेल रही है? इधर आ और काम ये सारा खत्म करने के बाद ना मेरे लिए चाय बना कर लेकर आना। माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम क्यों डांटती हो? मैंने क्या किया है? माँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरी माँ के जैसे प्यार करो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। तुम मुझे कभी प्यार नहीं करती, हमेशा मुझ पर अत्याचार ही करती रहती हो। चुपचाप जाकर काम कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बड़ी आई मुझसे मुंह चलाने वाली। चल जा अब यहाँ से, काम कर, वरना मेरे से बुरा ना कोई नहीं होगा।
कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उसकी सौतेली माँ उस पर दिन प्रतिदिन अत्याचार करती ही जा रही थी। उसके कुछ ही दिन बाद सुनैना की बहन, जिसका नाम कोमल था, उसके घर आती है, जिसे देखकर सुनैना कहती है, अरे कोमल, तू यहाँ मेरे घर? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंदर आ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ सुनैना बहन, मैंने सोचा कि तुझसे मिल लूं, बहुत दिन हो गए थे ना। सुनैना की बहन कोमल को देखकर रमेश उसे पसंद करने लगता है और दोनों में अफेयर हो जाता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अब पिंकी की 2 सौतेली माँ हो गई थी और अब दोनों मिलकर उस पर अत्याचार करती रहती थी। दीदी, अब मैं भी आ गई हूँ। अब हम दोनों मिलकर ना इस लाचार लड़की को अच्छे से सबक सिखाएंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी मेरी बेटी थोड़ी ना है जो मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानूं। ये तो मेरे लिए एक नौकरानी ही समझ। और दोनों सौतेली माँ मिलकर पिंकी पर बहुत अत्याचार करते हैं। अरे पिंकी, तुझे समझ नहीं आता है क्या? जा मेरे लिए खाना लेकर आ। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। माँ, वो ना मैं थोड़ा थक गई हूँ। मैं तुम्हारा खाना लाकर फिर आराम करूंगी। क्या कहा? तू आराम करेगी? अपनी शक्ल देखी है तूने? जा मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। बेचारी पिंकी करती भी क्या, 2 सौतेली माँ के अत्याचार सह रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी क्योंकि पिंकी को वो दोनों मिलकर पीटने लगते थे। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? मुझे आपने 2 माँ दी है, फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करती। अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। एक दिन पिंकी अपने घर से चुपके से निकल जाती है। रास्ते में पिंकी अपनी सौतेली माँ का एक्सीडेंट होते हुए देख लेती है। पिंकी अपनी सौतेली माँ को देखकर चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, माँ, माँ उठो माँ, ये कैसे हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इस तरह पिंकी अपनी सौतेली माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया है? रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था। ओके, मैं देखता हूँ, आप यही वेट करिए। इस तरह पिंकी अपनी सौतेली माँ की जान बचा लेती है, जिसे देखकर उसकी सौतेली माँ बहुत ही अफसोस करती है और पिंकी से कहती है, अरे पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरी बहन की जान बचाई और हम दोनों ने तुम पर इतना अत्याचार किया। तुमने कुछ बिना सोचे समझे मेरी बहन की आज जान बचाई है। कोई बात नहीं माँ, तुम दोनों जैसे भी हो मेरी माँ ही तो हो, और माँ की बातें कभी तकलीफ नहीं देती, इसलिए तुम उदास मत हो। हाँ पिंकी बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। हमेशा तुम्हें मारा, डांटा, काम करवाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा। अब हम दोनों तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे। और इस तरह दोनों सौतेली माँ पिंकी से माफी मांगते हैं। पिंकी भी दोनों माँओं को माफ कर देती है और दोनों सौतेली माएं पिंकी को अब अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और पिंकी को 2 माँ मिल जाती है। अमीर वर्सेस गरीब बेटी, ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहाँ सीमा रहा करती थी। सीमा बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके माँ बाप मजदूरी किया करते थे और उसी से उसका पालन पोषण और उसकी पढ़ाई करवा रहे थे। अब सीमा 5वीं क्लास पास कर चुकी थी, इसलिए अब उसे बड़े स्कूल में डालने का समय था। एक दिन उसकी माँ बोलती है, अजी सुनते हो, सीमा ने ना 5वीं पास कर ली है। अब हमें उसे अच्छे स्कूल में डालना पड़ेगा, नहीं तो वो भी हमारी तरह यही काम करती रह जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। सीमा उनकी ये बात सुनती रहती है और वो मन में सोचती है, मेरे पापा मेरे लिए कितना कुछ सोच रहे हैं। मैं उनका नाम कभी नीचे नहीं डुबाऊंगी, हमेशा ऊंचा ही रखूंगी और उन्हें जिंदगी में सारी खुशियां दूंगी और मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए। कुछ समय में
सीमा के पापा और उसकी मम्मी ने पैसों का जुगाड़ करके जैसे तैसे सीमा को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया और सीमा भी बहुत खुश थी। सीमा का स्कूल में पहला दिन था। वो क्लास में जाकर बैठती है और बोलती है, ये सब बच्चे तो बहुत ही बड़े बड़े घर से लगते हैं, इनके बीच मेरा क्या होगा। सब बच्चे बहुत अलग अलग जगह से थे। सीमा सबसे बात करने की कोशिश करती है मगर कोई उससे बात नहीं करता। उसे अपने जैसा कोई नहीं दिख रहा था। वो अकेले ही पहली सीट पर आकर बैठ जाती है। उसके बराबर में एक बहुत सुंदर लड़की आकर बैठ जाती है जो उससे बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है, तुम अपना नाम बताओ। मैं प्रिया हूँ। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में टीचर सब बच्चों का इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर देती है। सीमा को नहीं पता था कि प्रिया कहाँ से आती है और उसके घर वाले क्या करते हैं। वो ये सवाल पूछने ही वाली थी। इतने में प्रिया की बारी आ जाती है। प्रिया, तुम अपने बारे में बताओ। मैं प्रिया हूँ और मेरे पापा शहर के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। सीमा मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, ये इतनी अमीर है और ये मेरे पास आकर क्यों बैठ गई? सीमा, अब तुम अपने बारे में बताओ। मैं सीतापुर गांव से आई हूँ और मेरे मम्मी पापा खेत में काम करते हैं। हमारी छोटी सी जमीन है और 2 भेड़ बकरी है। सीमा की ये बात सुनकर सभी बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये गवार कहाँ से आ गई यहाँ पर? ये हम लोगों के बीच इतने बड़े और महंगे स्कूल में कैसे पढ़ पाएगी? सीमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो सीट पर बैठकर रोने लगती है। सीमा, तुम मत रो, देखो मैं इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ। प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल पर हाथ पटक कर एकदम से खड़ी होती है। इस स्कूल में ये कहीं नहीं लिखा कि कौन से स्कूल में कौन पढ़ सकता है और कौन नहीं, और कौन गरीब है कौन अमीर। पढ़ाई पर सबका बराबर का हक है और इसमें कुछ काबिलियत होगी तभी ये इतने बड़े स्कूल में इसको एडमिशन मिल गया, न कि तुम लोगों की तरह डोनेशन के पैसे भरकर यहाँ पर आई है। और आइंदा से सीमा को किसी ने कुछ कहा तो समझ लेना वो मुझसे कह रहा है और तुम्हें मेरा तो पता ही है। फिर सीमा प्रिया से कहती है, कोई बात नहीं प्रिया, ऐसे तो लोग कहते ही रहते हैं। लोग आजकल अमीर गरीब का सबसे बड़ा फर्क मानते हैं, उनकी काबिलियत को नहीं देखते। नहीं सीमा, लोगों की ये सोच गलत है। हम सब इंसान हैं और हम सबको ही भगवान ने भेजा है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा तो हम क्यों करें? प्रिया की ऐसी सोच देखकर सीमा बहुत खुश थी और उसे लगा कि दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं और उन्हें अपने जैसा मानते हैं। सीमा और प्रिया की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई थी। सीमा प्रिया की पढ़ाई में मदद किया करती थी और प्रिया सीमा के साथ रहती थी। वो सीमा के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाती रहा करती थी। अरे प्रिया, तुम मुझे क्यों ये इतना सब कुछ देती रहती हो? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाती। तुम ना मुझे गिफ्ट देना बंद कर दो। अरे मेरी बहन, अगर मैं तुझे गिफ्ट नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? मेरा तो और कोई दोस्त भी नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन है, तो तू ही मेरा सब कुछ है। एक दिन सीमा के माता पिता शादी में जा रहे थे। वो उससे बोलते हैं, सीमा बेटा, हम रात को देर से आएंगे क्योंकि ये खास रिश्तेदार की शादी है, तो अगर तुझे सही लगे ना तो तू प्रिया के घर चली जाना, ठीक है? हाँ माँ पापा, आप चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जाओ। प्रिया सीमा को अपने घर ले जाती है और वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में प्रिया के पापा वहाँ आ जाते हैं। पापा, ये सीमा है मेरी दोस्त, आज रात को ये यहीं पे रहेगी। प्रिया के पापा सीमा को अच्छी तरह से देखते हैं और वो चौंक जाते हैं और सोचते हैं, ये प्रिया की कैसी दोस्त है? ये तो बहुत गरीब है, इसके पाँव में तो ढंग की चप्पल भी नहीं है। वो प्रिया को कमरे में ले जाते हैं और उससे बोलते हैं, प्रिया बेटा, कम से कम अपने साथ वाले लोगों से तो दोस्ती किया करो। और ये तुम्हारी कैसी दोस्त है? इसके पाँव में तो चप्पल भी नहीं है कोई ढंग की, और तुम इसे अपने घर तक ले आई। पापा, आप मेरी दोस्त की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। अरे मैं तो बस कह रहा हूँ बेटा, अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ दोस्ती किया करो। प्रिया गुस्से से रूम से बाहर आती है पर सीमा सब कुछ सुन लेती है। वो प्रिया से बोलती है, सीमा मुझे माफ कर दे, मेरे पापा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं,
पर तो दिल पर मत लेना। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है ये सब सुनने की, तुम चिंता मत करो। सीमा और प्रिया की दोस्ती वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। लेकिन जब जब सीमा प्रिया के घर जाती थी तो उसके पापा ने हमेशा उसे ऐसे ही बेइज्जत किया था और उसे उसकी औकात याद दिलाते रहे। मगर प्रिया की मम्मी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा सीमा को बहुत सम्मान दिया करती थी और उसे एकदम अपनी दूसरी बेटी की तरह मानती थी। आज भी सीमा प्रिया के घर आई है। सॉरी सीमा, आज पापा ने फिर से तुझे ताना दिया। अरे यार, अब तो तेरे पापा के ताने सुनने की ना आदत पड़ गई है। जब भी मैं आती हूँ तो वो मुझे इसी तरह बहुत ज्यादा बेइज्जत कर देते हैं। मुझे ऐसे बोलकर शर्मिंदा तो मत कर यार। चल ये ले पानी पी। सीमा कांच के गिलास से पानी पी रही होती है और उसके हाथ से गिलास फिसल जाता है और ये चीज प्रिया के पापा देख लेते हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की को उठने बैठने की तमीज भी नहीं है। ये गंवार है और इन्हें थोड़ा सा भाव क्या दे दो, ये तो सर पर ही चढ़ जाते हैं। इन्हें इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। ये तूने जो गिलास तोड़ा है ना, ये 10,000 का सेट था जिसे तूने ऐसे ही खराब कर दिया। तुम्हारी औकात भी है इसकी पैसे देने की। सीमा को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो हाथ जोड़कर वहाँ से चली जाती है और प्रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया और सीमा का अब कॉलेज भी खत्म हो गया था और उनकी बातचीत अब बिल्कुल कम हो गई थी, क्योंकि सीमा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना था। सीमा खुद से बोलती है, मुझे अपने माता पिता के लिए सब कुछ करके दिखाना है और लोग अमीर गरीब का फर्क मुझे बताते हैं। मुझे उन्हें दिखाना है कि भेदभाव लोगों में नहीं, उनकी सोच में है। सीमा अपना सपना पूरा करने के लिए प्रिया से भी बात करना बहुत कम कर देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। 3 साल बाद शहर में ये अफवाह उड़ती है कि प्रिया के पापा, जो शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स थे, उनके पास 2 नंबर का पैसा है और वो उस 2 नंबर के पैसे से अपने गोल्ड का सामान बनवा रहे हैं। इस बात को लेकर बहुत बड़ी खबर बन जाती है। गौर से देखिए दोस्तों इस ज्वेलर की दुकान को। ये वही है जो 2 नंबर का धंधा करके गरीब लोगों को ठगता है। प्रिया के घर पर रेड पड़ती है और रेड ऑफिसर्स उनके घर आ जाते हैं। हमें यहाँ चेकिंग करनी है, हमारे पास वारंट है। प्रिया के पापा इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर हैरानी से बोलते हैं, अरे ये लड़की तो सीमा है। नमस्ते अंकल, मैं यहाँ अपना काम करने के लिए आई हूँ। अरे बेटा, तू इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई, मगर मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे पास सारा 1 नंबर का पैसा है और मैंने अपना सारा गोल्ड उसी से बनवाया है बेटा। हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट है अंकल, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर चेकिंग करनी ही होगी। घर में तोड़फोड़ होनी शुरू हो जाती है। इतने में प्रिया आती है। वो देखती है कि उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी और वो बहुत परेशान भी थी कि उसके पापा के खिलाफ इतनी बड़ी अफवाह है और वो जेल भी जा सकते हैं। तब प्रिया सीमा से बोलती है, सीमा कैसी है तू? तुझे तो पता है ना कि पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि वो तुझे भला बुरा कहते थे, अगर तू चाहे तो उस बात का बदला भी ले सकती है, मगर थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना। प्रिया मैं अच्छी हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। प्रिया तूने मुझ पर बहुत एहसान किए हुए हैं और मैं तेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। रेड खत्म हो जाती है, किसी को कुछ नहीं मिलता। बाकी ऑफिसर्स भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन प्रिया के पापा को बहुत टेंशन थी क्योंकि वो जेल भी जा सकते थे और अभी मामला इसलिए शांत था क्योंकि रेड ऑफिसर्स को कुछ सबूत नहीं मिला था। अगले दिन सीमा ने कोर्ट में जाकर प्रिया के पापा के हित में फैसला दिया। उनकी बेगुनाही के सबूत दिखाए। माय लॉर्ड, ये 2 नंबर का पैसा नहीं कमाते, सिर्फ 1 नंबर का ही पैसा कमाते हैं। मैंने पूरी तहकीकात बहुत अच्छे से की है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। प्रिया के पापा बेगुनाह साबित हो जाते हैं। तब प्रिया के पापा सीमा के आगे हाथ जोड़ते हैं। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूँ मैंने आज तक तुझे बहुत बुरा भला कहा है और हमेशा अमीरी गरीबी में फर्क किया, लेकिन तूने ये साबित कर दिया कि तुझमें बहुत अच्छे संस्कार हैं। आज तूने मेरी जान बचा ली बेटा। कोई बात नहीं अंकल, मुझे इस बात की खुशी है कि आपके दिमाग से अमीर और गरीब का पर्दा हट गया। अमीर या गरीब कोई नहीं होता अंकल, सब भगवान बनाकर भेजता है। इसमें ना तो आपकी गलती होती है और ना ही हमारी। ये गलती तो सिर्फ सोच की है जो हमने अपने दिमाग में बना ली है। हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना,
तुम्हारी शादी में जो भी सोना होगा ना, उसका सारा काम मैं संभाल लूंगा और तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही विदा करूंगा। अंकल, अभी अभी तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनी हूँ और अपनी शादी की बात भी कर दी। और सब एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अमीर या गरीब में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब अमीर गरीब से पहले एक अच्छे इंसान हैं और हमारा सबसे बड़ा काम है इंसानियत दिखाना।